नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आपने देखने शुरू कर दिया है नेशन एट 9, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से लेकर पश्चिम तक की खबरें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी से। पीएम नरेंद्र मोदी आज तिरुवनंतपुरम में नजर आएंगे। 3200 करोड़ रुपए की अधिक विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सुबह करीब 10:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे सेंट्रल स्टेडियम में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और अंत में 4:30 बजे वो दादरा और नगर हवेली सिलवासा में 4850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। फिर शाम 6 बजे पीएम मोदी दमन में देवका सी फ्रंट का उद्घाटन भी करेंगे। और खबरों में अब रुक करते हैं कर्नाटक का, जहां आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की कर्नाटक चुनाव में एंट्री होगी। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों की चुनावी गतिविधियां भी तेज हो रही हैं और इसी के तहत कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा आज और कल यानी कि 26 अप्रैल तक कर्नाटक के दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव प्रचार अभियान के लिए कुछ दिन पहले ही अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में प्रियंका का नाम भी शामिल था। और ऐसे में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी कर्नाटक का दौरा कर रही हैं और दोपहर 12 बजे टी नरसीपुर में जनसभा करेंगी। वहीं 3 बजे गौरी शंकर कन्वेंशन हॉल हनूर में महिला संवाद और शाम 5 बजे कृष्णा राजनगर तक रोड शो करेंगी। तो चलिए बात अब हरियाणा की करते हैं, जहां पर हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज राजधानी दिल्ली में पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर आएंगे और खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि WFI के प्रमुख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाना ये शर्म की बात है और केंद्र की सरकार के लिए उससे भी शर्म की बात है। यह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सड़कों पर उतरकर धरना देना पड़ रहा है। खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि उनकी मांग जायज है। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद कर दिया है। सीएम योगी पश्चिमी यूपी के सहारनपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि महानगर सहारनपुर की अपनी एक खास पहचान है। आने वाले वक्त में सहारनपुर से दिल्ली की दूरी 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। अभी 3 घंटे लगते हैं। पहले डिग्री के लिए मेरठ जाना होता था, अब सहारनपुर में ही यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, जिसके बाद यहाँ के छात्रों को मां शाकुंभरी की तस्वीर वाली मार्कशीट मिलेगी। सीएम ने आगे कहा कि 2017 से पहले सरकारों को दंगा कराने से फुर्सत नहीं थी। कैसे सिख भाइयों पर अत्याचार हुआ, हमले हुए थे, लेकिन अब कांवड़ यात्रा निकलती है। पहले युवाओं पर झूठे मुकदमे होते थे और अब वो जॉब करने चाहते हैं। इस दौरान सीएम योगी ने जनता से डबल इंजन सरकार से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। चलिए फिर एक बार बात करेंगे यूपी की, जहां पर यूपी बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। दरअसल अगले साल यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मई में होने जा रहे यूपी निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 9:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी संकल्प पत्र को जारी करेंगे। दरअसल यूपी में नगर निकाय चुनाव की डेट का ऐलान हो चुका है और यूपी में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 4 मई को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग और 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। इस बार 4,32,00,000 वोटर्स मतदान करेंगे। इससे पहले साल 2017 में हुए चुनाव में 3.35 करोड़ मतदाता ने वोट डाला था। नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव होगा। चलिए बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर शरद पवार के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पवार के बयान के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जल्द ही एमवीए गठबंधन का अंत हो सकता है। हालांकि शिवसेना के नेता संजय राउत ने इससे साफ इनकार किया। राउत ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी बहुत ही मजबूत है और शरद पवार ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि एमवीए टूट जाएगा। राउत ने यह भी दावा किया कि बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस और
तृणमूल कांग्रेस जैसे मजबूत विपक्षी दलों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार द्वारा दिए गए बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि हम 1 मई को मुंबई में एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें एमवीए के सभी दलों के नेता भाग लेंगे। राउत ने यह भी कहा कि एमवीए को बनाने में शरद पवार की एक बड़ी भूमिका रही है। और बात करेंगे पंजाब में रहने के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी पर खर्च किए गए पैसे को लेकर पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। पिछली कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में 2 साल रखा गया, उसकी सेवा में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। 55 लाख उसके वकील की फीस है, उस पर खर्च हुए पैसों का बिल हम सरकारी खजाने से आखिर क्यों देंगे? ये पैसे वो मंत्री भरे जिसने मुख्तार के साथ यारी दोस्ती निभाई। भगवंत मान के आरोपों पर कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया। बता दें कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी पर खर्च हुए 55 लाख रुपए का बिल चुकता करने के लिए जेल विभाग ने सीएम मान को फाइल भेजी थी। सीएम मान ने इस बिल को भरने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। चलिए बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार की करते हैं, जो विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में नीतीश कुमार कोलकाता पहुंचे, जहां पर उन्होंने दक्षिणी कोलकाता के कालीघाट स्थित पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक सुर में बीजेपी के खिलाफ 2024 में लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की बात कही। सीएम नीतीश ने कहा कि देश में विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ बेहद सकारात्मक बातचीत हुई। हमारी जो भी बातचीत हुई वो खास तौर पर यह है कि हम सभी विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर अगले आम चुनाव में हर हाल में चुनाव जीतने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांगानेर जिले के महापुरा गांव में अपनी सरकार की प्रमुख पहल महंगाई राहत शिविरों का शुभारंभ किया। राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचे। इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश भर में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई लोगों को बुरी तरह से प्रभावित करे और इसीलिए राज्य सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराकर राहत दे रही है। लोग महंगाई के कारण सिलेंडर तक नहीं भर पा रहे हैं, ऐसे में केंद्र को राहत देने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इन दौरान हितग्राहियों और उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। चलिए खबरों में बात अब करेंगे हिमाचल की। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी कांगड़ा को झटका दिया। मजबूत दावे के बावजूद कांगड़ा को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं दिया। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद संभावना जताई जा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद कांगड़ा को देकर बीजेपी गलती सुधार लेगी, लेकिन ये पद मंडी जिले को मिला। सुरेश कश्यप के इस्तीफे के बाद लग रहा था कि अब प्रदेश अध्यक्ष पद कांगड़ा को मिलेगा, लेकिन ये पद सोलन जिले को मिल गया। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत के सिंहासन पर बैठाने वाले कांगड़ा को कांग्रेस ने भी तवज्जो नहीं दिया। कांग्रेस को चुनाव में 40 सीट मिली, इसमें अकेले कांगड़ा से 10 सीटें मिली है। सुक्खू सरकार ने 7 मंत्री बनाए, इनमें कांगड़ा को सिर्फ 1 पद मिला है। हम सरकार में कांगड़ा जिलों को 3 से 4 मंत्री मिलते थे। खबरों में अब रुख करते हैं बिहार की ओर। बिहार के हाजीपुर में, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बिहार के हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर से बिहार सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के बजट की 71 से 72% राशि भारत सरकार की होती है, जिससे बिहार का विकास हो रहा है। बिहार सरकार के पास कुछ भी नहीं है और राज्य में विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके भागीरथ प्रयास से पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है, जिसमें वैशाली जिला भी शामिल है, जहां पर विकास की रफ्तार काफी तेज हो गई है। बता दें कि हाजीपुर से केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्हें एक कार्यक्रम में भाग लेना था। चलिए अब झारखंड की बात कर लेते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों की मुश्किलें कम हो नहीं रही हैं और प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सीएम के राजनीतिक सलाहकार अभिषेक प्रसाद के पीसीएस उदय के घर छापेमारी की कार्रवाई की है। पीडी ने खनन पट्टा आवंटन, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में डोरंडा स्थित घर पर रेड मारी है। ये पहली बार नहीं है जब इन मामलों में ईडी छापेमारी कर रही है और कार्रवाई कर रही है। इसके पहले भी 2022 अगस्त में ईडी ने अभिषेक प्रसाद से पूछताछ की थी। इलीगल माइनिंग के जरिए लगभग 100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले भी ईडी की टीम अभिषेक प्रसाद से पूछताछ कर चुकी है। कई बार ईडी के द्वारा अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया। इस दौरान सबको गाहट थी कि ईडी अभिषेक की गिरफ्तारी कर सकती है, हालांकि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया था। इसके बाद अब ईडी की टीम ने उनके पीसीएस उदय के घर पर छापा मारा है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, जिन्होंने पीएम मोदी पर दिए गए उद्धव ठाकरे के बयान पर विरोध कर उन पर पलटवार किया।
सीएम शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे का ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी न सिर्फ देश के बल्कि विश्व भर के लोकप्रिय नेता हैं। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को इतनी ऊंचाई तक ले जाने का इंतजाम किया है कि आज भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और उनका काम हर देशवासी को गौरवान्वित करता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अब बात कर लें, जिन्होंने डोईवाला में नवनिर्मित SDRF मुख्यालय भवन और फायर स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि SDRF वाहिनी की नई इमारत से कर्मचारियों को काफी मदद मिलेगी, जो आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 23 हेक्टेयर में बना बेहद आधुनिक SDRF ट्रेनिंग सेक्टर 100 करोड़ की लागत से वर्ल्ड बैंक की तरफ से बनाया गया है। SDRF वाहिनी का मुख्यालय बेहद आधुनिक और सभी सुविधाओं से लैस है। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के DGP अशोक कुमार, SDRF के महानिदेशक रिद्धिम अग्रवाल के साथ हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण गौरेला और तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। अगली खबर केरल से है, जहां पर केरल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता विक्टर टी थॉमस ने राज्य प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। थॉमस ने पिछले हफ्ते केरल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF को छोड़ दिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद थॉमस ने कहा कि कई लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं और UDF के कई सदस्य अपने सहयोगियों को नीचा दिखाने में अधिक रुचि रखते हैं। इसके अलावा थॉमस ने मोदी सरकार के काम की प्रशंसा की और कहा कि केवल बीजेपी ही राज्य में व्यापक विकास सुनिश्चित कर सकती है। तो चलिए तेलंगाना पर नजर अब डालते हैं, जहां पर तेलंगाना की सड़कों पर एक बड़ा नाटक देखने को मिला, जहां पर हैदराबाद में YSR तेलंगाना के प्रमुख YS शर्मिला ने पुलिस वालों को थप्पड़ मार दिया। साथ ही कई बार महिला पुलिस को धक्का भी दिया। इसके चलते उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल शर्मिला PSPSC पेपर लीक मामले में SIT कार्यालय जा रही थी। इसी दौरान पुलिस उन्हें रोकने पहुंची थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वो नहीं रुकी तो भारी पुलिस फोर्स उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। इसके बाद सियासी ड्रामा शुरू हो गया। शर्मिला ने SIT दफ्तर जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद सूचना पर पुलिस उनके घर के बाहर जमा हो गई और उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया था। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोगों का मिशन क्लियर है। मुझे खुशी हुई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने मंत्रियों के साथ आए। ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोगों ने नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट की है कि जैसे JP मूवमेंट की शुरुआत बिहार से हुई थी, अगर हम लोग बिहार में सभी पार्टियां मिलकर मीटिंग करें तो हम लोग जरूर कामयाब होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने के संबोधन से पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का स्वागत किया और कहा कि आज फिर मध्य प्रदेश के सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। हमारे प्रिय पीएम नरेंद्र मोदी आज फिर अनेकों सौगातें लेकर मध्य प्रदेश की धरा रीवा पर पधार रहे हैं। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह ने सुपारी आर्ट से बनी कलाकृति भेंट कर पीएम मोदी का स्वागत किया। खबर राजस्थान से है, जहां जयपुर में राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के महंगाई राहत कैंप को लेकर कहा कि जॉब कार्ड पर जब बीजेपी ने फोटो लगाई थी तब कांग्रेस ने ही विरोध किया था। आज कांग्रेस फोटो लगाकर प्रचार कर रही है। वहीं भीषण गर्मी में लोगों को गांव से बुलाया जा रहा है। 250 रुपए पेंशन बढ़ाने के लिए गरीब को गांव से बुलाया जा रहा है। जब बीजेपी की सरकार थी तब कांग्रेस ने कहा था कि जनता का पैसा बीजेपी बर्बाद कर रही है। कैंप के जरिए कांग्रेस अब चंद सांसें गिन रही है। 4.5 साल में महंगाई रोकने के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। वहीं कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम बसवराज बोम्मई ने प्रचार अब शुरू कर दिया। बोम्मई 51 विधानसभा सीटों पर सड़क मार्ग के जरिए प्रचार करेंगे। इन 51 विधानसभा सीटों में किसी भी रोड शो और किसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के बयान की सभी लिंगायत मुख्यमंत्री भ्रष्ट होते हैं, बोम्मई ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने लिंगायत समाज का अपमान किया है और जनता उन्हें इस चुनाव में एक बार फिर से सबक सिखाएगी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर आसीन होगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके साथ ही कर्नाटक के सीएम ने कहा है कि मैं पिछले 35 साल से राजनीति में हूं। मैंने हर तरह की राजनीति देखी है और ये भी देखा है कि लोग कैसे मतदान करते हैं। इन सबको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि 13 मई को बीजेपी बहुमत के साथ सरकार में आएगी। वहीं तमिलनाडु में आयकर विभाग ने तमिलनाडु में G2 रिलेशंस के परिसरों में छापेमारी की। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी एक साथ 75 से ज्यादा स्थानों पर पहुंचे।
इन 75 जगहों में अकेले चेन्नई में ही 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई। तमिलनाडु में आईटी रोड, जी स्क्वायर रिलेशंस पर की गई और ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि कथित रूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कुछ दिन पहले डीएमके से जुड़े दस्तावेज भी जारी किए थे। इनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मंत्री उदयनिधि स्टालिन और उनके दामाद सबरीसन ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। आरोप है कि जब स्टालिन अपने पिता के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री थे तब जे स्क्वायर को खूब समर्थन मिला था। डीएमके नेता के बेटे के घर पर आईटी की छापेमारी के बाद डीएमके कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। दर्जनों डीएमके नेता सड़कों पर उतर कर आए और नारेबाजी करने लगे। और बात करते हैं गोवा की, जहां पर सीएम प्रमोद सावंत ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया। अपने 50वें जन्मदिन के मौके पर सीएम सावंत स्वयं पूर्ण मित्र बनकर गोवा के एक गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर ही जनता की समस्याओं को दूर करने का आदेश अधिकारियों को दिया। दरअसल आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर इन दिनों गोवा में स्वयं पूर्ण गोवा अभियान चल रहा है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही तारीफ कर चुके हैं। वहीं आज यूपी में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अब जारी किया जाएगा, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद ने दी है। आज दोपहर 1:30 पर हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट अब जारी किए जाएंगे। प्रयागराज के मुख्यालय से रिजल्ट ये जारी किया जाएगा। वहीं बोर्ड सचिव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने के साथ ही मार्कशीट भी चेक करने का लिंक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर upmsp.edu.in पर लाइव हो जाएगा। छात्र अपने एग्जाम रोल नंबर की मदद से अपनी ई मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट उनके स्कूल से ही फिजिकल मोड में मिलेगी। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। नारायणपुर जिले के अबू झमाड़ के ग्राम बेचा में नक्सलियों ने तालाब निर्माण में लगी एक पोकलेन मशीन और ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जिससे पोकलेन की मशीन हिस्सा और ट्रक बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि नक्सलियों ने ग्रामीणों पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है और जल्दी जमीन छोड़ने का फरमान जारी किया है। गौरतलब है कि आए दिन नक्सलियों की ओर से आगजनी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बीते 1 अप्रैल को नक्सलियों ने नारायणपुर से दंतेवाड़ा के बीच हाल में शुरू हुए बस को आग लगा दिया था। ये नक्सलियों का कोर एरिया है, जहां नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आए दिन नक्सली बम को प्लांट कर हमला कर रहे हैं। उड़ीसा की बात करें, जहां पर सरकार ने देश और राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी मेडिकल संस्थानों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। लोक स्वास्थ्य निदेशालय ने एक आदेश जारी कर राज्य के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को वायरस फैलने से बचाने के लिए फेस मास्क का उपयोग करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा में सोमवार को पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 382 मामले आए, जिसके बाद राज्य में एक्टिव केस की संख्या जो है उसकी बात करें तो 3032 है। वहीं 276 मरीज संक्रमण से जो है ठीक भी हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों से बदला नजर आ रहा है। दिन के समय न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। इसके अलावा बादल, बूंदाबांदी और तेज हवाओं की वजह से लोगों को सुबह के समय घर से बाहर निकलने पर ठंड का एहसास हो रहा है। दिल्ली की सफदरजंग में सुबह का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री नीचे है। बुधवार से तापमान में बढ़ोतरी की आशंका है। इसके बावजूद दिल्ली और आसपास के लोगों को 30 अप्रैल तक गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने की उम्मीद है। 27 से 30 अप्रैल के दौरान दिल्ली में गरज के साथ बादल और बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में सुबह 6:10 पर केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खोलने से पहले बाबा केदार के पौराणिक मंदिर को फूलों से सजाने का काम किया गया था। इसके लिए 23 क्विंटल से ज्यादा तरह तरह के फूल लगाए गए थे। कपाट के उद्घाटन के साक्षी बनने के लिए 8000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं, जिसके बाद धार्मिक परंपराओं के निर्माण के साथ साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची है। और इसी के साथ नेशन एट 9 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।